हाँ जी बेटा जी, तो सेकंड पार्ट में बात करते हैं जी इसके सेकंड क्वेश्चन की। कंपलसरी क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपने देख लिया। सेकंड क्वेश्चन बेटा बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है। कैपिटल बस्टिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन का चैप्टर हम इसे कहते हैं। मल्टीपल टाइम उसमें ऐसा होता है। आओ देखें। आर वांट टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन मैनुअल वर्कफोर्स इन द ऑपरेशंस ऑफ फैक्ट्री बाय अडॉप्टिंग द ऑटोमेटिक मशीन। अब इसमें इसके बाद दो या तीन ऑप्शन आ जाएंगी। इट हैज टू ऑप्शंस। मैनुअल वर्क रिड्यूस करके मशीन ला रहे हैं, मशीन एम या मशीन एन। दोनों मशीन सेम ही जॉब करेंगी, तो दे विल बी एबल टू सेटिस्फाई द पर्पस। पर डिटेल वाइज ये डिफरेंट है। परचेज अलग है, लाइफ अलग है। सेल्वेज वैल्यू जिसे हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, कि एंड में मशीन कितने की बिक जाएगी ये भी दिया हुआ है। बाकी इस मशीन को जब आप यूज करोगे तो आप मैनुअल वर्क को रिप्लेस कर रहे हो ऑटोमेशन से, तो आपकी सेविंग इन वेजेस तो होना ही होना है। तो कितनी सेविंग आप एनुअली सेव कर लोगे, दोनों के थ्रू दिया हुआ है। यहाँ देखना होगा कि एनुअल सेविंग टू वेजेस 11 लाख रुपए मशीन एम में। मशीन एन के केस में ये 12 लाख है, तो थोड़ा ज्यादा लग सकता है सस्ती मशीन में। पर चलाने का खर्चा भी देखो भाई, इसका 9 लाख का रनिंग कॉस्ट है, उसका 11 लाख का रनिंग कॉस्ट है। अब ये सेल्वेज वैल्यू यहाँ हो चुकी है, सेल्वेज वैल्यू यहाँ से आनी है भाई। इसको सेल्वेज ना कह देना। ये लिखा है एस्टिमेटेड या एनुअल सेविंग इन स्क्रैप, मतलब वेस्टेजेस जो होती है ना प्रोडक्शन में। मैन्युअली काम करके देखा है ज्यादा वेस्टेज होती है, तो मशीन से काम करेंगे तो स्क्रैप बचेगा ड्यू टू द यूज ऑफ मशीन। तो इसमें 1 लाख रुपया 1 साल का बचेगा, उसमें मुन्ना 1 20 बच रहा है। तो टफ फाइट दे रही है आज सस्ती मशीन भी। उसकी लाइफ भी ज्यादा है, सेविंग से भी आपको अट्रैक्ट कर रही है। पर रनिंग कॉस्ट में देख लेना जरा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%, कॉर्पोरेट टैक्स 25, डेप्शन कहता है एसएलएम पे है। वो तो हमने बाय डिफॉल्ट एसएलएम ही रखनी होती है। तो सवाल कहता है कि आप ये पता करके दो कि एनपीवी और पीआई क्या है। सर एनपीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। पीआई का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो। 1 रुपए के बदले में क्या आया वो पीआई बताता है। अभी ये दोनों तो हमें एन अच्छे से आते हैं। अब आपको पूछा गया कि कौन सी मशीन सेलेक्ट करोगे ऑन दी बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट एनुअलाइज क्राइटेरिया। सर इक्विवेलेंट एनुअल आउटफ्लो ये हमने इतनी बार यूज किया है जब लाइफ बराबर ना हो, तो ये भी पूछा बेटे। तो मैं कहता हूं कि 7 नंबर के इस क्वेश्चन में पहला 4 नंबर तो गिफ्ट ही है। तो आप पहले एनपीवी के लिए जो ये सारा इसने बनाया वो देखो, जहां में कोई ऑब्जेक्शन होगा तो हम उसको ऑल्टरनेटली भी करेंगे, जैसे लास्ट वीडियो में भी देखा। सर देखो पहले तो ऑब्जेक्शन वाली कोई खास बात दिखाई नहीं देगी, डेप्रिसिएशन निकाली गई है। कोई भी बंदा होगा एसएलएम डेप्शन ऐसे ही निकालेगा परचेज कॉस्ट में से। आप अपनी जो इसकी सैलवेज वैल्यू है, जो कि 10% ही शायद बताई गई है, माइनस करके यूजफुल लाइफ से डिवाइड करते हुए। अब आप इस मशीन को ऑटोमेशन के लिए लाए हो, तो आपको एक तो वर्कर्स कम रखने पड़ेंगे, एक आपका स्क्रैप कम होगा। तो दिस इज योर एनुअल रनिंग कॉस्ट सेव, मतलब कि इतना आपने बचा लिया। ठीक है। तो ये सॉरी ये 12 लाख कहना चाहिए था। ये यदि सेविंग्स है भाई, ये इसका चलाने का खर्चा है। चलाने का खर्चा रनिंग कॉस्ट पहले मशीन की भाई 9 लाख रुपए, दूसरी मशीन की 11 लाख रुपए। तो जब मैं रनिंग कॉस्ट लेस कर देता हूँ तो पहली मशीन में मेरे को 3 लाख रुपए बचे। उसने वो प्रूव कर दिया कि वो महंगा है, तो उसमें ये पॉइंट प्लस है। दूसरी मशीन यहां तक लीड कर रही थी भाई, पर रनिंग कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से नेट बचत कम हुई। पर इस नेट बचत को हम सी फैट नहीं कहते, यहां हम डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। उसके बाद देश की उन्नति के लिए टैक्स देंगे। तो यहां से आएगा पीबीटी, उसके बाद आएगा टैक्स, फिर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इट विल बी एडेड बैक, दिस विल बी दी सी फैट, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो अब यार आप ना अपना कहीं से भी पढ़े हो, कहीं से भी, मेरी असाइनमेंट में तो ये 3 बार है क्वेश्चन, जहां मशीन मैनुअल वर्क को रिप्लेस करती है। तो यार फिर कल बता रहा था यार ये फालतू की बातें ना सुनो कि पेपर टफ होता है, टफ होता है। वो नलायक होते हैं, वो पढ़ते नहीं है, उनके लिए टफ होता है। जिन्होंने क्वेश्चन किए होते हैं उनके लिए टफ नहीं होती सी है। तो अब आपका जो ये सी फैट आ गया है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालनी है, तो 9% के हिसाब से आपको नीचे फैक्टर दिए हुए मुन्ना, इसके एन्यूटी फैक्टर भी बना के दिए हुए हैं। तो और क्या चाहता है भाई। अब ये चाहता है कि वो मल्टीप्लाई भी करके दे दे, नहीं इतना अच्छा नहीं है वो। तो 5 साल और 7 साल का फैक्टर लगाया, तो ये मेरे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट आ गए। एनपीवी में क्या क्या आता था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस, इनफ्लो में 3 चीजें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्वेज वैल्यू एट द एंड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू सी रिकवरी। तो दिस इज ओनली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट।
नाउ देयर विल बी अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज। पहली मशीन में जी 5 साल बाद सैल्वेज आएगी, अगली में 7 साल बाद आएगी। ये आ गई आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू। इसमें जितने की आपने मशीनें खरीदी माइनस कर दी, ये आ गई आपकी एनपीवी। फिर पीआई भी आ गया मुन्ना। अब एनपीवी के फ्रंट पे पहली मशीन जो है वो थोड़ी पीछे रह गई है, 533 दिखा रही है। सेकंड मशीन 556 दिखा रही है। पर याद रखना होगा, पहली मशीन जो है 5 साल के अंदर ये रिजल्ट देगी, उसको 7 साल लगेंगे दूसरी मशीन को। तो इसमें बराबरी करना ठीक नहीं है भाई। इसके लिए इक्विवेलेंट एनुअल चाहिए होगा। तो इक्विवेलेंट एनुअल में क्या करते थे, किसी भी चीज को इक्विवेलेंट एनालाइज करना, उठाओ उस चीज की प्रेजेंट वैल्यू को, डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर कर दो। अब डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला 5 साल का, उसमें 7 साल का। इक्विवेलेंट बेसिस पे देखो तो पहली मशीन सेकंड मशीन से फार बेटर है, उसका आपका प्रेजेंट वैल्यू काफी अच्छा है, सॉरी इक्विवेलेंट एनुअल काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू द सेकंड। 1,37,000 समथिंग, वेयर एज सेकंड वाले का 1,10,000 कुछ है। तो ये है कहानी मुन्ना। अब जो अगला पार्ट आया बी पार्ट, सर मैंने एक टॉपिक आपको डब्ल्यूसी मैनेजमेंट में कहता होता हूँ, क्रेडिटर मैनेजमेंट का, कि मैं उसकी वीडियो भी भेजता होता हूँ, मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है कि उसका थंबनेल है, पेपर में दुखी होने से बचें, कर लें क्रेडिटर मैनेजमेंट को, क्योंकि वो कभी आया नहीं है, उसके बहुत ज्यादा सम्स नहीं है। तो आज भाई दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। या तो आपको फाइनेंस वैसे ही बहुत पसंद है, आपको मैथ्स अच्छा लगता है, आप नंबर्स के साथ अच्छे हैं, जैसे कई बच्चे वैसे ही अच्छे होते हैं, उनको यार ये फाइनेंशियल बातें सुननी करनी बहुत पसंद है, वो तो वैसे ही कर देगा। या थोड़ा बहुत आईसीए के साथ मैच ना कर पाए। दूसरा भाई ये कहाँ से आ गया, मेरे को तो पता ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं हुआ, वो नहीं कर पाया। भाई हमने तो पढ़ाया, हमने तो क्रेडिटर मैनेजमेंट भी पढ़ाई हुई है। थर्ड जो सेकंड पार्ट है 3 नंबर के लिए देखें, बी लिमिटेड के पास एक ऑफर है कि 2% डिस्काउंट मिल जाएगा बिल पे। 75,000 का बिल है, अगर पेमेंट 1 महीने के अंदर कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल क्रेडिट टर्म 3 मंथ्स। देखो जी, नॉर्मल क्रेडिट टर्म 3 मंथ्स है, अगर आप पेमेंट 1 मंथ में कर देते हो, भले 2 महीने पहले पे कर देते हो, तो आपको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसा लिखा। तो भाई ये प्री पे करने पे डिस्काउंट मिल रहा, फ्री फंड में तो नहीं मिल रहा। पर 2 महीने पहले देने के लिए पैसे आएंगे कहाँ से, क्योंकि कई बार पैसा भी तो लेट ही आना होता है। हाँ जी, वही तो लिखा है, इफ द कंपनी मेक्स अर्ली पेमेंट तो लेना पड़ेगा लोन, बैंक ओडी, तो 2 महीने उस पर इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। टैक्स रेट है 30%। अब बहुत मजा आएगा कि जो भी बेनिफिट्स होंगे, जो भी कॉस्ट होगी, उसमें 1 - 30 तो अब होगा ही होगा, क्योंकि अगर आप 4 पैसे बचाओगे तो उसमें से 30% सरकार को चला जाएगा, 4 पैसे और खर्चोगे तो उसमें आपका 30% टैक्स सेव हो जाएगा। कहता क्या ये ऑफर एक्सेप्ट की जाए, सपोर्ट योर आंसर विद दी कैलकुलेशन। दो तरीके दिखाए इन्होंने। पहले दिखाया कि अगर तो आप डिस्काउंट लेते हो तो 7,500 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है। अब जो परचेज का खर्चा 75,000 का बुक होना था, उसके साथ डिस्काउंट की इनकम से 1,500 की बुक होएगी, तो 1,500 से आपकी इनकम बढ़ेगी, उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो बेनिफिट नेट ऑफ टैक्सेस 1050। अब कंपनी को इस डिस्काउंटेड इनवॉइस को पे करने के लिए बैंक ओडी लेना होगा 2 महीने के लिए। पहले बैंक ओडी 75,000 का ना ले आना मुन्ना, और ये माइनस भी ना करके ले आना, माइनस डिस्काउंट ही करना। एंट्री करके देखना जो कभी +1 में सीखी थी। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 75,000, टू बैंक 73,500, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, बोलो भाई बोलो 1,500। तो 73,500 चाहिए होगा बैंक से। बैंक उस पर 2 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट लगा देगा। इंटरेस्ट की डिडक्शन 3613 में जाके पीजीबीपी में ले लेना। इंटरेस्ट तो इनकम टैक्स वाले खर्चा मानते ही मानते हैं, उसका टैक्स बेनिफिट ले लेना। तो जो आपने इनकम नेट ऑफ टैक्स जनरेट की वो 1050 है, और जो आपने खर्चे जनरेट किए वो 857 है। बेनिफिट आपकी तरफ है, बेनिफिट आपकी तरफ है। कहता कंपनी को यहाँ नेट बेनिफिट आ रहा है इतने का बाय मेकिंग द अर्ली पेमेंट, तो डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ये सर इन्होंने बहुत जेनरिक सा आंसर दिया है, मतलब राह खोल दी है उस बंदे के लिए भी जिसने इनके मॉड्यूल में से टॉपिक ना पढ़ा हो, वो भी कर सकता है। अब इनको यहाँ पे याद आ गया कि हमने अपने मॉड्यूल में तो कुछ और ही अनाप शनाप किया हुआ है, तो वो भी करके दिखाना पड़ेगा। अनाप शनाप तो नहीं उसे कहना चाहिए, खैर वो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला है कि जैसे 2 रुपए डिस्काउंट मिला 98 रुपीज पे करके, यार आपने यहाँ पे अगर वो 1,500 लिखना है तो नीचे 73,500 लिख देना,
उसका मतलब भी यही है, 2% 1500, नेट पेमेंट 73, मतलब यू हैव टू पे 100, उसमें आपको 2 रुपए उसने छोड़ दिए तो आपने 98 तो पे किए ना। तो ये आपका डिस्काउंट रोड एब्सोल्यूट टर्म में आएगा। तो सर ये अब कितनी देर मतलब आपने पहले पे किया सर? जैसे मैं ये इतना डिस्काउंट अर्न कर लिया बाय मेकिंग अ पेमेंट 2 मंथ अर्लियर, 2 मंथ से डिवाइड कर दोगे तो 1 मंथ की डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनुअल परसेंटेज आ जाएगी। ये सब भाई वो वाली वीडियो ना भाई प्लीज जरूर देख लेना। क्राइटर मैनेजमेंट पेपर में दुखी होने से बचें, सर्च मार लेना गुरतेज सानी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, उसमें बहुत लंबे तरीके से समझाया हुआ सारा। तो इफेक्टिव रेट आता है इतना। अब यहाँ टैक्स का क्लेश है कि अगर आपकी ये भाई बेनिफिट आ रही है एनुअलाइज्ड, तो इसमें 30% तो टैक्स में चला जाएगा। वहीं अगर आप बैंक ओडी का 10% रेट देखें, उसको आफ्टर टैक्स कर दें तो वो भी 7 ही है। स्टिल यू हैव मोर बेनिफिट, स्टिल यू हैव मोर बेनिफिट, यू शुड गो फॉर द डिस्काउंट ऑफर, डिस्काउंट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। चलिए भाई, तो अब डिस्क्रिप्टिव में लास्ट, क्योंकि देखो थ्योरी तो भाई आप पढ़ोगे, थ्योरी थ्योरी तो हमारा काम है नहीं है। तो अब डिस्क्रिप्टिव में लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, प्रैक्टिकल पे देखते हैं वहां क्या क्या भरोसा। के लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, या नेट प्रॉफिट, प्रेफरेंस शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी आउटस्टैंडिंग, ROI, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये सब कुछ दिया हुआ है। आपको कहा गया है ईपीएस निकाल लो, मार्केट प्राइस निकाल लो, वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग चलो। अगर रिटेंशन 20% की है, सर वॉल्टर का लंबा चौड़ा फॉर्मूला अगर हमारे पास पड़े हो तो हम तो डेरिवेशन भी करते हैं। फॉर्मूला कुछ ऐसे होता था कि प्राइस ऑफ द शेयर यहाँ डी, फिर वहां वो कहता था E-D, या आपने रिटेन कर लिया, फिर ये इन्वेस्ट कर दिया, फिर ऐसे यहाँ के ई डालता था, फिर पूरे के नीचे के ई डालता था। मैंने दोनों आपको ड्राइव करके दिए थे कि D/Ke एक है, फिर के स्क्वेयर आएगा। तो भाई पहले पार्ट में तो बस मुहूर्त ही करना है, काम तो हुआ पड़ा। इतना तो लल्ला कोई नहीं है कि वॉल्टर वहां उससे कंप्यूट ना हो। तो भाई जिस तरह हम गए जी, पहले नेट प्रॉफिट में से हमने प्रेफरेंस डिविडेंड उड़ाया, फिर हमारी जी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी आ गई, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया, यहाँ पहुंच गए जी 6 रुपए की अर्निंग पर शेयर पे। फिर आपने क्वेश्चन का थोड़ा आइडिया लिया कि भाई बता दे क्या कह रहा था तू। सर ये कह रहा था 20% रिटेंशन है। सर 20% रिटेंशन मतलब 80% पे आउट। अगर आपने 20% रिटेन किया है तो उसका मतलब मुन्ना साफ है कि जितना कमाया उसका 80% बांट दिया है। तो भाई ये ले अपनी कमाई और बांट फटाफट, ये ले शाबाश, ये 6 का 80% बांट, ये ले। बाकी सारी चीजें वहां दी हुई हैं, चक दो, पहला पार्ट डन है। अगला पार्ट कहता है अगर कंपनी एम्स टू कीप अ मार्केट प्राइस ऑफ 60, तो रिटेंशन क्या होना चाहिए? भाई यहाँ 60 रुपए लिख के बैठ जाओ, ई लिख दो, बाकी सब लिख दो, डी बैलेंस फिगर में निकाल दो, फिर करते जाओ, तड़का लगाते जाओ, 75% आएगा। ये उन तो कहते हो यार सर हमारा ना डी गलत सॉल्व हो जाता है सर, हमारे से हो नहीं पाता सर, शर्म करो यार, कैलकुलेटर तक अलाउड है तुम्हें? +1 +2 के बच्चे बिना कैलकुलेटर के कर रहे होते हैं, मासूम बच्चे बेचारे +1 +2 के, और तुम कैलकुलेटर पे कहते हो होता नहीं, बेशर्म। चलो कोई बात नहीं, नहीं कईयों के आ जाते हैं, कहते सर मेरा ना डी गलत हो गया वहां पे, शर्म कर यार, क्या चाहता क्या तू, अगले सॉल्व करके दे दिया करें। देन उसके बाद कहता है व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब वो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो पूछता है। सर ये कहानी आप बिना कुछ सोल्यूशन किए कर सकते थे यहां से। अब कोई कंपनी 25% कमा रही है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और उसके शेयर होल्डर सिर्फ 15% उससे एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब हेयर द R इज ग्रेटर देन के। तो वॉल्टर बाबा क्या कहते थे? ना बांटो, कि तुम अच्छा कर रहे हो, ना बांटो, पैसे अपने पास रख लो। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0 होगी बेटा, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0 होगी बेटा। R इज ग्रेटर देन के, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो लग गई है 0 आपकी। चलिए भाई बढ़िया सवाल है। डिविडेंड पॉलिसी से यही उम्मीदें होती हैं कि भाई तू आ, वो डिविडेंड पॉलिसी आई 4 नंबर देगी भाई आपको, और क्या चाहिए आपको। अब WC मैनेजमेंट का जैसे कोई बड़ा सा सम नहीं दिख रहा आपको, बीच में क्रेडिटर मैनेजमेंट आ गई, चलो थोड़ी सी। अब WC का पता कौन सा सवाल डाला इन्होंने? वो यार ऑपरेटिंग साइकिल, कैश साइकिल का जो हम करते होते, तो बहुत आसान क्वेश्चन होता था। तो देखो जी AR लिमिटेड ये डाटा दे रही है अपना, कह रहे हैं बेटा हम रिसीवेबल ऑन एन एवरेज 60 दिनों में कलेक्ट कर लेते हैं, इन्वेंट्री हमारे यहाँ 90 दिन पड़ी रहती है। अगर आप ऑपरेटिंग साइकिल जानते हैं तो 150 दिन तो अभी हो गए हैं। कहते हैं जी सप्लायर को सेटल करने में हमें 30 दिन लग जाते हैं, तो ये प्लस ये माइनस, अभी मैं 120 दिन पे तो आ गया हूँ।
टोटल सेल हमारी 2 करोड़ की होती है, जो इवन बेसिस पे होती है। सारी सेल क्रेडिट की है भाई। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसमें सिर्फ 10% है, तो 2 करोड़ में से हमें बचता 20 लाख ही है। हमारी कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, तो वो कहना चाहता है कि बीच का 180 लाख आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए होती है अगर साइकिल से वर्किंग कैपिटल निकालनी है। टैक्स रेट 30 है। अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12%। बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 12%। सर इसने ये तो नहीं लिखा ना आफ्टर टैक्स, ये तो ये लिखा है कि अगर ये पैसा बिजनेस में ना लगता तो 12% आ जाता। तो मोदी जी कहेंगे तुम्हें 12% आ जाता तो 30% हमें भी आ जाता। जो तुम 12% कमाओगे उसमें 30% सरकार लेगी। अब आप इतने स्मार्ट ना बनो कि ये कह दो कि ये आफ्टर टैक्स है। लिखना पड़ता है भाई, ऐसे कैसे आफ्टर टैक्स है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डाटा कैलकुलेट द कैश साइकिल, मिनिमम कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड। पहला पार्ट तो बिल्कुल पप्पू पार्ट है यार। अब आप ये देख लो 120 का वो साइकिल है, 360 दिन है, तो आप लगा लो कि भाई आपके 3 साइकिल घूमेंगे। 120 दिन में एक साइकिल पूरा हो रहा है, 360 का ईयर है, तो 3 साइकिल घूमेंगे। ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। 180 लाख रुपया पूरे साल में लगना है। पूरे साल में कितने साइकिल? 3। तो एक साइकिल में कितना पैसा लगेगा? 60 लाख रुपए। एक तो इधर ये तरीका होता इंस्टीट्यूट वाला, ऐसे ही करवाया था स्टडी मटेरियल से। दूसरा तरीका एक और होता, जैसे बंदा इन साइकिलों के चक्कर में नहीं पड़ रहा पर वैसे दिमाग वाला है, कह रहे 120 डे ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ है, 180 लाख रुपया मैंने 360 दिन में खर्चना है, तो पहले 120 दिन में मैं कितना पैसा खर्चूंगा? 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए आपकी जेब में होने चाहिए। 60 लाख होंगे, पहले लगा देना, फिर पैसे आ जाएंगे, फिर अगली बार फिर लगा देना। तो भाई जैसे आपको अच्छा लगे, बात ये है। सर सेकंड पार्ट को करते वक्त आईसीआई से थोड़ा इधर उधर हुआ है, तो उसने अपनी गलती मान के ऑल्टरनेट भी दिया है। तो भाई काइंडली इस पार्ट का सोल्यूशन ध्यान से सुने और वीडियो को बीच में छोड़ के ना भागें। कंपनी इज प्लानिंग टू प्रपोज अ स्कीम वेयर इट विल ऑफर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2% टू द डेटर्स टू रिड्यूस द डेटर कलेक्शन पीरियड बाय 30 डेज। होता था भाई, ऐसा बहुत होता था। फैक्टरिंग फुक्टरिंग डेटर मैनेजमेंट जब आप करते थे, वहां ऐसी बातें आती थी कि यार हमने डिस्काउंट स्कीम ला रहे हैं, तो उससे डेटर जल्दी पैसे दे देगा। अभी पहले आप देख सकते हैं आपका डेटर 60 दिन लेता है, डिस्काउंट के चलते वो जल्दी पैसे देगा और आपका कलेक्शन पीरियड 30 दिन कम हो जाएगा। पर यहां लिख के आ रहा है कि 60% ऑफ द डेटरी स्कीम को अवेल करेंगे, सारे नहीं अवेल करेंगे। मैंने तो तुम्हें एजी स्कीम्स के बाद हमारा एसीपी क्या होगा ये भी निकालना सिखाया हुआ है, बच के कहीं नहीं जा सकते तुम। अब उसने पूछा बताओ रिडक्शन इन मिनिमम कैश क्या होगा, नेट सेविंग क्या होगी स्कीम की वजह से। देखो ब्लॉकेज दूर होगी, जो कैश आपका बिजनेस में ब्लॉक हो वो कम हो जाएगा, पर डिस्काउंट भी तो दिया, डिस्काउंट एक खर्चा। नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि व्हाट शुड बी द एसीपी आफ्टर द लॉन्च ऑफ दिस स्कीम। ये तो भाई आपको काम करना आता है। फिर आप ऐसे देखोगे कि सर अब इसमें ना 2 कैटेगरीज बनने वाली हैं। वन इज द कस्टमर्स अवेलिंग द डिस्काउंट, डिस्काउंट अवेल करने वाले, और डिस्काउंट ना अवेल करने वाले, नो डिस्काउंट। अब जो तो वेटेज है डिस्काउंट अवेल करने वालों की वो तो सामने है। सर इट इज एक्सपेक्टेड 60% ऑफ द डेटर विल अवेल द स्कीम, यहां 60% आ गया, तो लोग 40% नहीं अवेल करेंगे। अब कितने टाइम में पैसा देंगे? सर देखो, पहले आपके यहां जो डेटर है वो 60 दिन दे रहा, 60 दिन ले रहा आपसे, 60 दिन ले रहा। अब जिसको तो डिस्काउंट नहीं लेना वो तो अभी भी 60 दिन ही लेगा, बात सही है। और जो डिस्काउंट लेगा, जो डिस्काउंट लेगा वो आपको 30 दिन पहले पैसे दे देगा, क्योंकि यहां लिखा होगा कि डेटर कलेक्शन पीरियड 30 दिन कम हो जाएगा। तो 60 के बजाय बेटा 30 दिन कम हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? 30। अब यहां से मैं इनकी वेटेड एवरेज निकालूंगा, ये लो जी 18, ये लो जी 24, तो मेरा तो नया एसीपी 42 आया।
मेरा तो नया एसीपी 42 आया। पुराना साइकिल जो हमने निकाला था उसमें एसीपी यहाँ 60 डेज था, इसके बदले मेरा तो 42 आया। अब इस नालायक ने क्या कर रखा है कि पहले 3 दिन ही माइनस कर रखे हैं, फिर इसे पता है कि ये पूरा सूरा है, दो दो आंसर भी देता। ये देखो, पहले तो इसने, ये देखो, ये लिख दिया कि नया साइकिल ये हो गया जी, ये आपके 90 दिन आ गए। मुन्ना समझ गया क्या हुआ तेरे साथ? उसने वहां से जो आपने आंसर निकाला हुआ था, कहाँ गया हो, इधर हो, ये 120 में से 30 दिन माइनस कर दिए, 120 में से 30 दिन माइनस कर दिए, नया साइकिल निकाल दिया। 4 साइकिल आ गए, मिनिमम कैश भी निकाल दिया, पहले 60 लाख रखना पड़ता था, 15 लाख बच गया। अब इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी निकाल लेगा कि 15 लाख रुपए जो आपके फ्री हो गए हैं, पहले इसे चलने दें, एक बार चलने दो सर। सर 15 लाख रुपए फ्री हो गए, कहीं इन्वेस्ट कर देना, 12% के हिसाब से इतना प्रॉफिट आ जाएगा या इनकम आ जाएगी, जो भी कहना है, एफडी इंटरेस्ट आ जाएगा, उस पर 30% भारत सरकार आपसे टैक्स ले जाएगी, तो नेट फायदा इतना हुआ। अब ये सारा शोशा हुआ कैसे? सर आपने अपने ना जो कस्टमर्स हैं उनको डिस्काउंट भी दिया है। आपकी 2 करोड़ की सेल है, मैं याद कराना चाहूंगा, सारे बंदे ही क्रेडिट वाले हैं, उसमें 60% ने डिस्काउंट लिया है। 2 करोड़ का पहले करें 60%, ये आगे जी डिस्काउंट अवेल करने वाले, ये इस पे करें 2%, ये आपका डिस्काउंट का सच में खर्चा है, पर खर्चे पे मिलता है टैक्स बेनिफिट, खर्चे से बचता है टैक्स, तो 1 - 30, लो भाई, 1.26 बचाने के चक्कर में 1.68 गवा दिए, फायदे का सौदा नहीं है, कंपनी शुड नॉट अडॉप्ट दिस स्कीम। अब इंस्टीट्यूट को यहां पता चल चुका है कि ब्लंडर हो चुका है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे जो 30 डेज वाला कारनामा किया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम कैलकुलेशन वाइज प्रूव कर सकते हैं कि भाई साहब आपका नया जो एसीपी है वो 42 डेज है, आप ये 30 कैसे माइनस कर सकते हो? तो अब इन्होंने क्या किया, आगे लाइन पे कहते बेटा वैसे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था। अच्छा, हो ही ऐसे सकता था वैसे तो, 42 डेज आगे। अब इसके अकॉर्डिंग नया साइकिल निकाला गया, इन्वेंट्री 90, 42 डेटर के, 30 नहीं है अब, 30 पेबल के माइनस, वही यार पहले वाले 120 में से 18 दिन ही कम होने थे, वही तो बात हुई थी हमारी। साइकिल आया, साइकिल के बाद वर्किंग कैपिटल आई, कैश बैलेंस कितना रिड्यूस हुआ वो भी आया, अब ये पैसा गया इन्वेस्ट होने, इस पे तो और भी कम रिटर्न आएगी। सर डिस्काउंट को कोई फर्क पड़ेगा? नालायक, डिस्काउंट को कैसे फर्क पड़ेगा? सेल तेरी 2 करोड़, 60% सब कुछ हुई, सर फिर तो नुकसान और ज्यादा होगा। बिल्कुल होने दे, अपना थोड़ा ना हो रहा, हमारे तो फायदा ही फायदा, हमें तो नंबर मिलने हैं। यहाँ भी यही आंसर आ गया कि भाई देखो ये स्कीम अडॉप्ट नहीं करनी। यार अब अगर तुम्हें ये मई वाला पेपर एफएम का डिस्क्रिप्टिव पार्ट, मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव भी मैं ले आऊंगा एक आधे दिन में, अगर तुम्हें ये औखा लगता है ना, तो भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, चांस थोड़ा कम है, चाहे बुरा लग जाए, चाहे कान फट जाए सुर के, जो मर्जी हो जाए फीलिंग, चांस सच में कम है अगर ये औखा लगता। पढ़ लो फिर, 2 महीने पढ़े, 2 महीने पढ़े, पढ़ लो अपना महीना, अपनी एफएम को अच्छे से रिवाइज रिवाइज करो, मॉक टेस्ट 2 2 3 3 4 4 5 5 दो, क्योंकि इससे तो तगड़े पेपर मेरे पास पड़े हैं जब बैंड बजेगी। तो इसके डिस्क्रिप्टिव कोई औखे नहीं थे। 35 मार्क्स का अगर एक थोरो एनालिसिस करें वीडियो को एंड करते करते, सर जो आप चैप्टर अक्सर मांगते हो वो आए। सबसे पहले आपको जी उन्होंने लीवरेज रिलेटेड सवाल पूछा, आ जाओ आ जाओ, लीवरेज क्या पंगा था भाई इसमें? वो चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल, वो पीवी रेशियो वाले फंडे से आप सब कर सकते थे, और मेथड भी कर सकते थे भाई। कन्वर्टेबल डिवेंचर का सवाल पूछा कि कॉस्ट निकाल लो इसकी, कराया हुआ, बहुत बार कराया हुआ क्लास में। उसने तो तरीका ही बड़ा साफ सा दे दिया, कहता ग्रोथ रेट ही लगा दो चक्के प्राइस पे, वो ही आ जाएगा। फिर उसने रेशियो एनालिसिस में से सवाल पूछा, जिसमें जी ये वाला पार्ट तो बहुत ही आसान था, अर्निंग पर शेयर, टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर, ये भी बहुत आसान था। इन दोनों पार्ट में फिर भी थोड़ा दम था, 2 नंबर तो थे सीधे। चलो सर, बाकी वो बिल्कुल फ्लैट से टॉपिक तो अब आने बंद हो गए हुए हैं यार। ये सवाल देखो कैपिटल बजटिंग का, कैपिटल बजटिंग में क्या धुएं नहीं निकल सकते तुम्हारे, तुम्हें भी पता है क्या क्या बना देते हैं वो, कुछ नहीं डाला ऐसा। एनपीवी पीआई इक्वेटेड एनुअल 7 नंबर फ्री के। क्रेडिटर मैनेजमेंट का सवाल आया इतने सालों बाद, कोई बात नहीं, सीधा सवाल है, सीधा सोल्यूशन है। उसके लास्ट क्वेश्चन तो अभी ताया ताई होगा,
अब आप ये गॉर्डन गूडन मॉडल और वॉल्टर मॉडल जो आप करते होते हो, यहाँ वॉल्टर है, ये बोलते हो तो मैं ऑप्टिमम पे आउट में शायद वॉल्टर बोल गया था। भाई गॉर्डन में भी कहानी तो सेम है, आर और के ही होता है, तो गलत नहीं है यार। सीधा सवाल है 4 नंबर का। साइकिल का जो ये सवाल आया है, 6 नंबर का सवाल आया बट वो यार, चल आपके सेकंड पार्ट में अब इधर उधर हो गए या आईसीए भी थोड़ा हो गया, 6 में से 4 तो आ जाएंगे, तो इतना नहीं रोते होते। बाकी नहीं आया प्रैक्टिकल पसंद, जेड़ा छोड़ना अपनी मर्जी से छोड़ो, मुझे तो पता नहीं भाई, मेरे को तो सारे प्रैक्टिकल ठीक लगते होते हैं। ये इसमें से जड़ी थ्योरी लिखनी है लिख लेना। अब अगली बार करेंगे तो एमसीक्यू, फिर करेंगे एसएम। डन है जी। ऑल दी बेस्ट।